साई राम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम आज क्षितिज पुस्तक में गद्य खंड ले रहे हैं। गद्य खंड में सबसे पहले देखेंगे हमारे कौन कौन से पाठ हो गए थे। इसमें हमने सबसे पहले नेताजी का चश्मा पढ़ा है, उसके बाद बाल गोविंद भगत, ये 2 पाठ पढ़े हैं। आज हम यशपाल जी का लखनवी अंदाज यह पाठ लेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ पाठ हटा लिए गए हैं जो परीक्षा में नहीं आएंगे, वे पाठ केवल पढ़ने योग्य ही रहेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से काव्यखंड में कुछ कविताएं हटा ली गई हैं जो कि केवल पढ़ने योग्य हैं, उसी प्रकार से गद्य खंड में भी कुछ पाठों को हटा लिया गया है। यह पाठ भी पढ़ने योग्य ही हैं। तो देखेंगे कौन कौन से पाठ इसमें से हटा लिए गए हैं। तो एक कहानी, यह पाठ हटा लिया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसको हटाया गया है। नौबत खाने में इबादत, इसको हटाया गया है। और संस्कृति, यह 4 पाठ हटा लिए गए हैं। ये पाठ केवल पढ़ने योग्य ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। आप सबको मालूम हो गया होगा काव्यखंड और गद्यखंड में कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं और वे पाठ केवल पढ़ने योग्य हैं। इसमें से परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और कृतिका में भी 2 पाठ हैं जिनको हटाया गया है, वे पाठ भी केवल पढ़ने योग्य ही हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य है, तो इसको हटाया गया है। देव, यह दंतुरित मुस्कान, फसल, छाया मत छूना, संगतकार। गद्यखंड में फिर देखेंगे एक कहानी, यह भी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। ये हमारे क्षितिज में है, काव्यखंड और गद्यखंड में, जिसको हटाया गया है और ये पाठ केवल पढ़ने योग्य ही है। कृतिका में देखेंगे हे ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये 2 पाठ इसमें से हटाए गए हैं। कृतिका में केवल आपके 3 पाठ हैं जो परीक्षा में आएंगे, जिसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पाठ केवल पढ़ने योग्य ही रहेंगे, ठीक है। आपको सबको मालूम हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लेंगे लखनवी अंदाज, ठीक है। तो आज का विषय हमारा हिंदी, उपविषय गद्यखंड, प्रकरण लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेखक परिचय देखेंगे। तो आइए लेखक परिचय देखते हैं। इसके लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कांगड़ा में ग्रहण की थी। उसके बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था, जो क्रांतिकारी थे, ठीक है। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए और इनकी मृत्यु 1976 में हो गई। 1976 में हमारे देश से एक महान विभूति ने विदाई ले ली और वे हम सबसे दूर चले गए। इन्होंने साहित्य में अपना एक प्रमुख स्थान बनाया और अपनी लेखनी के द्वारा साहित्य में अपना नाम रोशन किया। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं प्रमुख हैं। उनकी कहानी संग्रह में हम देखेंगे
ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि ये प्रमुख हैं कहानी। उनका झूठा सच उपन्यास भी साहित्य में प्रसिद्ध रहा है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, यह भी उपन्यास इनके प्रमुख रहे हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता रही है। तो अब देखेंगे कि यह जो इनका लखनवी अंदाज यह पाठ है, यह एक व्यंग्यात्मक है, यह इनकी आत्मकथा भी कह सकते हैं। अब आगे देखेंगे इन्होंने जो यह कहानी लिखी है लखनवी अंदाज, यह किस प्रकार से और किस उद्देश्य से लिखी है। यह कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है और यह कहानी लखनवी अंदाज व्यंग ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर हैं और एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। आपने देखा है कि लोग आजकल बनावट के पीछे दौड़ते हैं। लोगों को जो वास्तविकता है वो पसंद नहीं आती, लेकिन बनावटीपन हमेशा पसंद आ जाता है, उसी के पीछे लोग दौड़ते हैं। तो इसके द्वारा ऐसे ही लोगों पर व्यंग किया गया है जो ये बनावट के पीछे दौड़ते हैं और वास्तविकता को स्वीकार भी नहीं करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इस कहानी को। तो आपको ये समझ में आया है, यह कहानी लखनऊ की है, लखनऊ के एक नवाब की है जो क्या है अपनी शान शौकत के पीछे दौड़ते हैं, उनमें बनावटीपन है और एक व्यवहार भी उनका वास्तविक नहीं है। तो ये इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से वे अपनी शान शौकत के पीछे दौड़ रहे हैं। यह कहानी एक रेलगाड़ी के अंदर की कहानी है कि जिसमें एक लेखक और एक नवाब सफ़र कर रहे हैं, क्या वार्तालाप हुआ है और उनके बीच में क्या व्यंग्यपूर्ण बातें भी हुई हैं। तो इसी को हम देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से कहानी है। लेखक है, लेखक ने सोचा कि मैं सेकंड क्लास का टिकट लूँगा और उसमें अपने कहानी के बारे में सोचता हुआ सफ़र करूँगा। तो जैसे ही वह ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा तो वहाँ पर पहले से ही एक नवाब बैठे थे और वहाँ पर जैसे ही वह अंदर गए तो वह नवाब ऐसे हो गए जैसे उनके एकांत में किसने विघ्न डाल दिया हो। तो इसको देखकर वह परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे और कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उसको कहानी को हम यहाँ पर देखते हैं। आइए अब आगे हम कहानी देखते हैं लखनवी अंदाज। तो ये देखिए, ये ट्रेन में नवाब और ये लेखक सफ़र कर रहे हैं और ये जो हैं दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो इस कहानी को आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में ये कहानी आ जाएगी। कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चलने पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। फुंकार करना है, तेज़ आवाज़ कर रही थी, वो सीटी मार रही थी। जब ये ट्रेन चलने वाली होती है तो वे क्या करती है? सीटी मारती है, तेज़ आवाज़ करती है कि जिससे सब यात्री ट्रेन में बैठ जाएं। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यह क्या है? यह कहानी जो लेखक है, लेखक सुना रहा है, ये एक आत्मकथा है। अब आगे देखेंगे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें हम चढ़ गए। हम कौन है यहाँ पर? हम कह रहे हैं लेखक। ठीक है,
तो वो कह रहे हैं कि हम उसमें चढ़ गए थे। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, वह खाली नहीं था। ठीक है। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सहसा कहते हैं अचानक। वो अचानक जो लेखक थे एकदम से डिब्बे में चढ़ गए, तो जो वहाँ पर पहले से नवाब बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके एकांत में एक विघ्न पड़ गया हो, एक रुकावट आ गई हो। तो उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था ये। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। सूझ की चिंता में मतलब वे भी सोच रहे हो कहानी के बारे में, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान कहते हैं स्वाभिमान में। ठीक है। तो जैसे ही लेखक ने ट्रेन में अंदर एंट्री की, तो वहाँ पर क्या किया कि उन्होंने नवाब साहब ने एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तो उससे क्या हो गया कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। तो उन्होंने भी क्या किया, लेखक ने भी एकदम से आंखें फेर ली और वे भी अलग दूसरी तरफ अपना चेहरा कर बैठ गए, क्योंकि एकदम से लेखक को देखकर, वो नवाब को देखकर लग रहा था कि उसमें कोई भी उत्साह नहीं था कि वो उनकी जो संगति है पसंद कर रहे हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा न हो शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। मंजिले कहते हैं मध्यम वर्ग में, मंजिले मध्यम दर्जे वर्ग। ठीक है। तो आगे देखेंगे करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो लेखक जब ट्रेन में चढ़े, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नवाब साहब परेशान होने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे उनका एकांत किसी ने भंग कर दिया हो, और वह ये भी देखने लगे कि किस प्रकार से नवाब साहब बेचैन हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचना शुरू किया, क्योंकि लेखक की आदत है सोचने की कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है नवाब साहब ने सोचा हो कि मैं आराम से अकेले बैठूंगा, खीरा खरीदूंगा और उसको आराम से खाऊंगा। तो यह सब जो है लेखक सोच रहा है वहाँ पर बैठ के ट्रेन में। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखिया कहते हैं तिरछी नज़रों से। ठीक है। कनखिया कहते हैं तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो नवाब साहब क्या कर रहे थे, जो लेखक थे, लेखक तो तिरछी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन वे खिड़की से बाहर ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लेखक की संगति पसंद नहीं आ रही थी। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। तो एकदम से आवाज़ आई है। तो नवाब साहब ने फिर अचानक उन्हें संबोधन किया है लेखक को। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो एकदम से आदाब अर्ज़ होता है, अभिवादन का एक तरीका होता है, तो उसके लिए कहा गया है यहाँ पे आदाब अर्ज़। ठीक है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ देर पहले तो नवाब साहब कैसे कर रहे थे कि जैसे वह लेखक को पसंद नहीं कर रहे हैं, उसकी संगति को पसंद नहीं कर रहे हैं, और फिर दूसरे ही पल वह उनसे वो खीरे के बारे में पूछने लगे कि आप खीरा खाओगे क्या। शौक फरमाना, खीरा खाने के लिए पूछना। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे गुमान कहते हैं घमंड को। ठीक है।
और लथेड़ लेना है, सम्मिलित कर लेना। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे वह उन लोगों के साथ हमें भी मिला लेना चाहते हैं। फिर हमने भी जवाब दे दिए, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। तो किबला कहते हैं आप ही शौक फरमाए, मतलब कि हमको नहीं खाना है, आप ही खाइए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। तो आज ही हम इतना लेंगे, आगे की वीडियो में आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी किस पर आधारित है। ये कहानी एक नवाब पर आधारित है जो अपने शान शौकत में रहते हैं। तो यह कहानी ऐसे लोगों पर ही कटाक्ष किया गया है इस कहानी के द्वारा ही। और इस कहानी में यही बताया गया है कि किस प्रकार से लोग अपनी शान शौकत को बचाने के लिए किस प्रकार से परेशान रहते हैं। ठीक है, आज इतना ही। इस कहानी को आप फिर से पढ़ेंगे, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे शब्द आप अलग से लिखेंगे, उनका अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम।